हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मिलवा रहे हैं यूजीसी नेट 2022 एग्जामिनेशन के टॉपर से। और ऐसे ही एक टॉपर, एक जेआरएफ होल्डर हमारे साथ आज जुड़े हैं। राशिद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने रिसेंट मैनेजमेंट के एग्जामिनेशन में अपने जेआरएफ के गोल को अकम्प्लिश कर लिया, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में। तो राशिद जी, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। थैंक बहुत यू अच्छा सो लग रहा मच। है राशि जी से जुड़ते हुए। और अब बातें शुरू करते हैं इनकी प्रिपरेशन से जुड़ी हुई। पहली बार में क्लियर कर लिया, अभी जस्ट एमबीए भी कंप्लीट किया। तो थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बताइए कि आपने कब डिसाइड किया मुझे एग्जामिनेशन देना है, और कब स्टार्ट किया आपने प्रिपरेशन। सर जैसे जहाँ तक मेरी बात है, मुझे ना अपने पहले ही मतलब बचपन से ही मुझे ये था कि मैं टीचिंग में जाना चाहता हूँ, क्योंकि आई वॉज वेरी गुड एट मेकिंग द थिंग्स अंडरस्टैंड टू अदर्स। तो मुझे ये था कि मुझे तो टीचिंग में ही जाना है। तो जब आगे आगे आते गए, मेरा बीबीए भी मेरा कंप्लीट हुआ। जब मैं एमबीए में आया तो फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे अपने फ्रेंड से पता चला कि एक एग्जाम होता है यूजीसी नेट का। तो अगर हम्म। आप उसको क्लियर करते हो तो आप टीचिंग लाइन में आते हो, वो भी हायर स्टडीज में। तो हम्म। फिर मैंने वहां जब सुना तो जस्ट मैं एमबीए के थर्ड सेमेस्टर में था, तो मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया। उस टाइम पे 2020 चल रहा था, दिसंबर। हम्म। तो उस टाइम पे मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया और तब से लेके आज तक मैं प्रिपेयर कर रहा था कंसिस्टेंटली, क्योंकि ओके। मेरा ये था कि मुझे तो यही करना है, मुझे तो इसी में आना है। तो उस ठीक है। समय से मैं आज तक बहुत अच्छे से मैंने प्रिपेयर किया। और आज आपके सामने ये रिजल्ट है। हम्म। तो अराउंड आपने पूरा एमबीए अपना जो है प्रिपरेशन में साथ साथ लगा दिया। ऐसा नहीं जी किया सर, कि बिल्कुल बिल्कुल। 3 महीने पहले प्रिपेयर, ऐसा नहीं है। ये साथ साथ प्रिपरेशन करते रहे थे आप। जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा प्रिपरेशन जो ड्यूरेशन रहा है वो 1 साल से ऊपर मैंने प्रिपेयर ओके। किया है ओके। इस मतलब गोल के लिए। हम्म। तो एक साल जैसे से आप ऊपर। एमबीए भी कर रहे थे और ये भी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो कैसे आप दोनों को साथ में मैनेज कर रहे थे? क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ये मेरे को एक्सक्यूज देते हैं कि सर एक बार ये एमकॉम हो जाए, एमबीए हो जाए, फिर टाइम मिलेगा इस प्रिपरेशन के लिए। तो आप दोनों को साथ साथ में कैसे मैनेज कर रहे थे? सर जैसा कि जब हमने एमबीए में एनरोल किया तो कोविड का टाइम चल रहा था, तो सारा हम्म। कुछ ऑनलाइन ही हो गया था उस टाइम पे। हम्म। हम जूम मीटिंग पे ही सारा कुछ मैनेज हो रहा था, अभी क्लासेस भी सब। तो मैं क्या करता था, मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाता था, 5 बजे। तो 10 बजे, 10:30 तक हमारा पहला क्लास स्टार्ट होता था। तब तक तो मैंने 3.5 या 4 घंटे तक पढ़ लिया होता था। तो जब फिर हमारे क्लासेस जस्ट 2 या 3 बजे फिर खत्म हो जाते थे, तो फिर उसके बाद में फिर से अपने मतलब स्टडीज फॉर सम समवेयर अराउंड 3 to 4 आवर्स फिर पढ़ता था। ओके। तो ऐसे मैंने मैनेज किया। फिर जब मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ तो हम्म। उसके बाद मुझे लगभग 6 से 7 महीने फिर मिले। तो उस टाइम पे मैंने उन 6 से 7 महीनों में बहुत ज्यादा टाइम डिवोट हम्म। किया स्टडीज पे अपने, हम्म। क्योंकि मुझे ये हम्म। था कि मुझे तो करना है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है। मैंने उसको फर्स्ट ओके। अटेम्प्ट नहीं लिया था, मैंने उसको अपना एज अ लास्ट अटेम्प्ट कंसिडर किया था। ओके। तो बस इनके लिए ये सिचुएशन था, डू और डाई, बस इस बार करना ही है और कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं मेरे पास। यस और सर। इसीलिए आपने अपना 100% दिया, कोई नहीं उससे भी मेरे ऊपर लिए, ही दिया। कोई। देयर जी वाज नो सर, प्लान जी बी। सर, मेरे फ्रेंड्स भी बताते थे कि यस सर, यस सर। तो मेरे फ्रेंड्स भी बताया करते थे कि आप यहाँ पे पोस्ट निकला है, आप क्यों नहीं भरते हो, ऐसे कुछ। हम्म। मैं कहता था नहीं, मेरे लिए तो एक ही गोल है, मैं तो वही करना चाहता हूँ लाइफ में। मैं अपना मतलब एफर्ट्स और किसी जगह पे नहीं डालना चाहता। मेरा हम्म। तो सारा एफर्ट्स इसी पे पढ़ने पढ़ने वाला है। बिल्कुल नहीं, जैसे भी आप एमबीए कर रहे होते हैं, तो काफी सारे आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो कहीं मैनेजर की जॉब में या कहीं और जी सर। अपॉर्चुनिटीज में जा रहे होंगे। और आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं आपकी फैमिली का ये रहता होगा कि आप वो जा रहे हैं तो आप भी क्यों नहीं जा रहे। तो आप कैसे ये सब चीजों को बैलेंस करते थे? कि वर्दे इज वेरी सपोर्टिव की कोई बात नहीं, जो आपका है आप वही करिए। जी सर, मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि इसमें बहुत ज़्यादा पैशन है इस चीज़ को लेके। ओके। तो ओके। फिर वो एनवायरनमेंट खुद बनता है घर में, जब पेरेंट्स भी देखते हैं कि हाँ। नहीं ये लगा रहता है दिन भर। तो कहीं ना कहीं उनको भी फील होता है कि नहीं ये कुछ इसी में करेगा कुछ बड़ा। तो सर बहुत मेरे अच्छी बात इन्होंने बताई। घर वालों ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। जी सर। ठीक, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि मेरे काफी सारे पेरेंट्स ने, स्टूडेंट्स मेरे फ्रेंड्स कंप्लेंट ने। करते हैं कि मेरे पेरेंट्स या मेरे और घर वाले सपोर्ट नहीं करते, तो आपको उन्हें शो करना पड़ेगा कि यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स दिस गोल। तो अगर आप जी अपनी सर। डेडिकेशन शो करेंगे तो उनको जी सर, डेफिनेटली बिल्कुल। आप पे बिलीफ आएगा, फेथ आएगा कि हाँ आप कुछ कर सकते हैं। तो फिर आपको डेफिनेटली वो टाइम देंगे कि आप अपने गोल के लिए टाइम लीजिए और इसे अकम्प्लिश कीजिए।
हाँ, और आपको उनको करके भी दिखाना है, कोई रिजल्ट लेकर भी आना है, तभी उनको थोड़ा विश्वास होगा कि हाँ ये कर सकते हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है आपकी प्रिपरेशन में। और इसके साथ साथ जैसा आप बता रहे थे कि मैं अपना एमबीए के साथ भी सुबह भी और शाम को भी टाइम निकाल लेता था, और काफी सारे एस्पिरेंट्स अब ये भी जानना चाहते होंगे कि राशिद दिन में कितने घंटे पढ़ाई किया करते थे। तो ऐसा कुछ फिक्स था आपका कि मुझे इतने घंटे पढ़ाई करना है? सर एज सच तो कुछ फिक्स नहीं था, बट ये था कि एक मिनिमम 6 से 7 घंटा में मतलब कंसिस्टेंटली वो मेंटेन करूं अपना हम्म। रोजाना का, जिसमें मेरा पेपर 1 भी होगा और पेपर 2 भी होगा। मैंने इक्वली उनको डिस्ट्रीब्यूट किया था टाइम, पेपर 2 को भी और पेपर 1 को भी, क्योंकि मुझे ये था कि अगर तो मुझे जेआरएफ चाहिए, मुझे तो फिर दोनों को सीरियस लेना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं पेपर 1 के 10 यूनिट्स तो पेपर 2 के 10 यूनिट्स तो पढ़ लूं और पेपर 1 के सिर्फ 5 या 6 यूनिट्स पढ़ के जाऊं। हम्म। ऐसे तो कुछ होने वाला नहीं था। तो मेरा ये था कि हम्म। मुझे फुल 10 यूनिट्स दोनों सब्जेक्ट्स के करने हैं, और उसके लिए मुझे इक्वली टाइम अपना डिस्ट्रीब्यूट इन पे करना है। ओके, तो आपने कोई अपना शेड्यूल टाइम टेबल सेट किया हुआ था कि मुझे अब इस वीक में ये यूनिट पे वर्क करना है या आज ये पढ़ना है, ऐसा कुछ आपने प्लान बनाया हुआ था? जी सर, बिल्कुल। मैं सुबह एक लिस्ट बनाता था कि मुझे क्या-क्या आज दिन में कवर करना है। जिस हिसाब से मेरी नीड होती थी, तो उस हिसाब से मैं अपने टॉपिक्स को रोज़ाना कवर करता था। उसमें मैं प्रैक्टिस भी रखता था। उसमें मैं मतलब जैसे कि मैंने कोई चीज़ पढ़ी है पहले, या मैं उस चीज़ को लेके डाउट में हूँ अभी, मेरा वो क्लियर नहीं हुआ। हम्म। तो वैसे टॉपिक्स भी मैं अलग से रखता था अपने इस शेड्यूल में रोज़ाना, ओके। जिनको मैं ओके। क्लियर भी करता था। साथ-साथ नया भी ठीक है। पढ़ता था मैं। ठीक है, तो यस आपने सर। अपनी प्रिपरेशन के अंदर जैसे आप शेड्यूल तो बना लेते थे, उसके बाद आपने रिवीजन और प्रैक्टिस पे कितना इंपॉर्टेंस दिया? सर रिवीजन मेरे लिए, मैं मानता हूँ कि एक लाइफ ब्लड की तरह है प्रिपरेशन के दौरान। मैं सबको बताना चाहूँगा इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू कि मैंने जो अपने नोट्स बनाए थे, मैंने बहुत अच्छे से क्रिस्पी वे में अपने नोट्स बनाए थे। मैंने एग्ज़ाम से पहले उन नोट्स की अ, 7 से 8 बार मैंने रिवीजन किया होगा। ओके। 7 से 8 बार मैंने रिवीजन उन नोट्स का किया था, और प्रैक्टिस तो साथ-साथ भी करते थे। जैसे कि जब मेरे 5 से 6 महीने पहले मैंने प्रैक्टिस के लिए एवर स्टडी के नोट्स मतलब एमसीक्यूज़ खरीदे, वो टेस्ट सीरीज़। तो मैंने एक शेड्यूल रखा था, मैं 7 दिन में 1 दूँगा और दूसरे 7 दिन में मैं उन क्वेश्चन्स का एनालिसिस करूँगा। ओके। तो ऐसा करके ना मैंने सारा मतलब वो 10 के 10 टेस्ट सीरीज़ के जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट थे, वो भी हम्म। कंप्लीट किए थे, और उसके साथ-साथ जो यूनिट वाइज़ भी अलग से हम्म। वहाँ पे एमसीक्यूज़ प्रोवाइड किए हुए हैं, वहाँ पे भी हम्म। मैंने ऑलमोस्ट 80% एमसीक्यूज़ तो कर ही लिए थे। ओके। ओके। तो एमसीक्यूज और प्रैक्टिस पे काफी ज्यादा एम्फेसिस रहा। काफी सारे जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कंप्लेंट रहती है कि सर इतने सारे एमसीक्यूज आपने डाल दिए, हम तो इन्हें कंप्लीट ही नहीं कर पाए। एक या दो फुल मॉक लगाने के बाद वो बस बस हो जाते हैं कि सर अब और नहीं होगा हमसे। बट आपने सारे के सारे 10 मॉक्स लगाए, और यस आपने सर। प्रिपरेशन जो मैंने आपने अपना एक एग्जामिनेशन दिया। हाँ हाँ। यस सर, मैंने अपना एक टाइम बना के रखा था, मतलब अपने प्रिपरेशन में ही, अपने शेड्यूल में ही मैंने एक टाइम निकाल के रखता रखता था कि यहाँ पे मैं सिर्फ प्रैक्टिस करूंगा। इस टाइम पे मैं और ओके। कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि मुझे ये रियलाइज हो चुका था कि सिर्फ आप पढ़ के एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते, जब जब तक ना हम्म। आप उसकी प्रैक्टिस भी करते हो। ओके। ओके। सर तो ऐसा मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि आपने वेट किया कि अरे जब एग्जामिनेशन की डेट आ जाएगी लास्ट 15 दिन में एमसीक्यू लगा लूंगा, मॉक्स लगा लूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। आपका शेड्यूल डिसाइडेड जी था कि बिल्कुल आपको नहीं। वीकली मॉक देना है, तो आपने वीकली मॉक देते गए। यस सर, यस सर। ओके, तो सर जो आप मॉक्स एस लगा रहे थे उससे आपको टाइम मैनेजमेंट वगैरह उस समय भी कुछ बेनिफिट मिला? यस सर, बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला, क्योंकि जब मैं मॉक्स देता था, तो मुझे एक वो पेपर को अप्रोच करने का तरीका समझ में आया। पहले किन क्वेश्चंस पे जाना है और किन को बाद के लिए छोड़ना है। जैसे कि पहले उन क्वेश्चंस पे जाता था जो मुझे मतलब पहले 10 या 15 सेकंड में मेरे क्वेश्चंस बनते थे, पहले उन्हीं पे जाऊँगा मैं। फिर जो हार्ड हार्ड क्वेश्चंस होंगे, उनको फिर बाद में मैं अप्रोच करता था। तो ये सब मुझे मुझे नहीं लगता कि अगर मेरा प्रैक्टिस नहीं होता, अगर मैंने मॉक्स नहीं दिए होते, कि ये मुझे समझ में आती। ये सब फिर मेरे को बहुत दिक्कत करते एग्ज़ाम में। तो ये सब के लिए मैं बहुत प्रिपेयर था, और जिस हिसाब से हमारा पेपर भी इस साल आया था, बहुत ज़्यादा लेंथी था, और बिना टाइम मैनेजमेंट के तो आप उस पेपर को क्लियर कर ही नहीं सकते थे। तो जी। जो मैंने प्रैक्टिस की थी, उसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला, जो मुझे मॉक्स आपकी इस एवर स्टडी प्लेटफ़ॉर्म से प्रोवाइड हुए थे, तो उनका मुझे बहुत ज़्यादा, मैं तो कहता हूँ मेरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, जो मैंने हम्म। वो मॉक्स पे इन्वेस्ट किया है आज।
ठीक है, और मॉक्स आपने लगाया और साथ में एनालिसिस भी जरूर किया कि कहाँ पे आप और इम्प्रूव कर यस सकते सर, हैं। एनालिसिस। तो ये यस ये सर। बहुत अच्छी चीज है कि सिंपली ऐसा नहीं है कि टेस्ट सबमिट किया, स्कोर देख लिया और बस एंड कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको देखना है कि आप और कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं, आपकी मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही हैं। तो ये बहुत अच्छी जी बात सर, इन्होंने बताई। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो आपकी प्रिपरेशन के अंदर एक तो आपने सबसे पहले कंसेप्ट बिल्डिंग पे वर्क किया, रिवीजन आपने बहुत अच्छे से किया, एमसीक्यूज पे भी वर्क किया। तो मेरे हिसाब से इन्होंने कोई पिलर ऐसा छोड़ा नहीं। जो भी एसेंशियल्स होते जी हैं नहीं, हमारी अच्छी बिल्कुल। प्रिपरेशन के, वो सारी चीजें इन्होंने अकम्प्लिश करने की कोशिश करी, और यही कहीं ना कहीं इनकी सक्सेस के लिए यहाँ पे इनके लिए हेल्पफुल रही है। और अब ये भी जान लेते हैं कि अब जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफी सारे हो सकता है अभी एमबीए कर रहे हैं और साथ में आपकी तरह ही इस एग्जामिनेशन को पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? क्या गोल्डन वर्ड्स रहने वाले हैं राशिद के, जो आप आगे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को देने वाले हैं? सर, मैं उनको एक ही एडवाइस देना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट रहिए, अपने ऊपर बिलीव रखिए और ज्यादा से ज्यादा अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करिए, क्योंकि अभी जो एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है वहां पे क्वेश्चंस को बहुत तोड़ के पूछा जा रहा है। अगर तो आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं ये मुश्किल हो जाता है इस एग्जाम को क्लियर करना, क्योंकि आज का जो एग्जाम का ट्रेंड है वो सिर्फ आपकी कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं। और इसके अलावा मैं और एक बात कहना चाहूंगा जो मैंने बहुत से एस्पायरेंट्स को मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बताना चाहूंगा कि दिस एग्जाम टेक्स मच मोर देन नॉलेज। ये आपकी पूरी पर्सनैलिटी को टेस्ट करता है, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपका एटीट्यूड, परसेप्शन, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके एग्जाम में टेस्ट होने वाली हैं। तो बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी, एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। बहुत अच्छी बातें इन्होंने मेरे को बताई हैं। मुझे लग नहीं रहा कि मैं राशिद से बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी रिसेंटली एमबीए कंप्लीट किया। मुझे लग रहा है कि मैं एक बहुत बड़े एकेडमिशियन है जो कि इस एग्जाम को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनसे बातचीत कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लगा इनसे थैंक यू सर। बातचीत करते हुए मुझे। और उम्मीद करता हूँ जो हमारे व्यूअर्स हैं, फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, उनको बहुत कुछ आज सीखने को मिला होगा। तो यहाँ राशिद से अलविदा लेते हैं। बहुत अच्छा लगा राशिद जी आपके साथ आज जुड़ के। थैंक यू सो मच सर। चलिए, तो दिस इज इट फॉर टुडे। आप एवर स्टडी क्लासेस देखते रहिए और भी आपको टॉपर से मिलवाते रहेंगे। राशिद से यहाँ पे विदा ले रहे हैं। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।